नमस्कार दोस्तों। आपको पता होगा जैसा कि आज लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। यानी भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा आज लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा कर दी गई है। इसके अनुसार लोकसभा चुनाव आने वाले समय में 7 चरणों में संपन्न होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि चुनाव की घोषणा होते ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आज हम आपको चुनाव से संबंधित एक एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक आज आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में समझाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। इसको 3 हिस्सों में बांट के देखेंगे। पहला कि आदर्श आचार संहिता है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसकी विशेषताएं क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो है एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ चुनावों की एक सरगर्मियां जब चढ़ने लगती है तो चुनावों का एक फेस्टिवल सा आ जाता है और इस फेस्टिवल में, इस आपाधापी में बहुत सारे जनता और बहुत सारे नेताओं लगे रहते हैं। तो कहा यह जाता है कि आदर्श आचार संहिता जो है वो किसी भी प्रकार का एक कानून नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक दलों को, चुनाव लड़ने वाले सभी पार्टियों को एक दिए गए दिशा निर्देश है, जिनको कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान इनको अपना नियमों का पालन करना पड़ता है। कहने का मतलब ये एक प्रकार की अंकुश लगाती है। ये सरकारी क्रियाओं पर, सरकारी विज्ञापनों पर, गलत मशीनरी जो उपयोग करते हैं उन सब पर जाके कुल मिला के ये अंकुश लगाने का काम करती है। माना जाता है कि आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों को या जो सत्ताधारी दल होती है उसको गलत फायदे उठाने से रोकती है। तो ये है हमारा आदर्श आचार संहिता। दोस्तों, कहा जाता है कि आदर्श आचार संहिता की जरूरत क्यों पड़ी। तो माना जाता है कि पुराने जमाने में, जब पहले के जमाने में जब चुनाव होता था, तो चुनाव हुआ करते थे उस समय में जो लोग धन बल के लोग थे, जो लोग बाहुबल थे, वो लोग चुनाव में गलत हथकंडे अपनाते थे, गलत तरीकों का इस्तेमाल करके चुनाव जीत जाया करते थे। अक्सर उन दरमियान बैलेट पेपर या गलत तरीके से बोगस वोट डालना, अपनी मतदाताओं के द्वारा बार बार वोट डालने की प्रक्रिया की जाती थी। चुनावों में शराब का इस्तेमाल करना, सरकारी जो रुपए फंड आते थे उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना, सरकारी अफसरों को डराना धमकाना, इन सब इत्यादि कोशिश की जाती थी और इसी के दम पे पुराने समय में एक चुनाव जीता जाता था। यानी जो जितने भी सत्ताधारी दल हो, चाहे जितने भी अपना राजनीतिक सियासी दल हो, सभी अपने चुनाव लड़ने में पूरी ताकतें झोंक दिया करते थे। तब माना गया कि आदर्श आचार संहिता की एक आवश्यकता सभी राजनीतिक दलों को महसूस हुई और इसी के तहत आदर्श आचार संहिता का जन्म हुआ। दोस्तों, सबसे पहले जो है आदर्श आचार संहिता वो केरल विधानसभा में अपनाई गई थी। वो केरल विधानसभा की ही पहली चुनाव है। केरल विधानसभा की 1960 वाले चुनाव में पहली बार सभी राजनीतिक दलों की सहमति से एक आदर्श आचार संहिता को अपनाया गया। दोस्तों, आदर्श आचार संहिता कोई कानून नहीं है, बल्कि ये सभी राजनीतिक दलों की सहमति से अपनाया गया एक घोषणा है। इसके दरमियान क्या हुआ कि केरल की जब 1960 की विधानसभा में जब इसका सफलतापूर्वक जब प्रयोग देख लिया गया, उसके बाद फिर इसको आगामी 1962 के आम चुनाव में इसका पहली बार प्रयोग किया गया। लोकसभा चुनाव 2062 में इसका प्रयोग किया गया। फिर माना गया कि आगामी 1967 के विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में इसका प्रयोग किया जाने लगा। कहने का मतलब कि केरल विधानसभा से आदर्श आचार संहिता की जो ये हमारे सफर की शुरुआत हुई, ये सफर हमारे 1962 के लोकसभा चुनाव, फिर 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पूरी तरीके से लागू होने लगी। माना जाता है कि बार बार चुनाव आयोग समय समय पर इन आदर्श आचार संहिता के बारे में राजनीतिक दलों से बातचीत किया करता है, डिस्कस किया करता है और लोगों में इसकी जो है जागरूकता फैलाने का काम भी करता है। दोस्तों, अब है कि आदर्श आचार संहिता है क्या, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, आप उस दरमियान या राजनीतिक पार्टी कौन कौन से बंधन से बंधे होते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आदर्श आचार संहिता जब लागू हो जाती है तो जितने भी हमारे सरकारी विज्ञापन होते हैं, आपके जितने भी चाहे बैनर हो, पोस्टर हो, आपके जितने भी सटे होंगे दीवारों पर, इसके चाहे आपके जितने भी भोंपू वाले आवाज, चाहे भोंपू वाले जितने भी आवाज हो, चाहे आपके लाउड स्पीकर का जो पहले जो गलत प्रयोग किया जाता था, इन सभी पे पूरी तरीके से बंधन बांध दिया जाता है। इनको सरकारी दीवारों पर से या सार्वजनिक जगहों पर से इनको हटा दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, चुनाव के दरमियान जितने भी उम्मीदवार होते हैं उन सबको अपनी संपत्ति की
सूची जारी करनी पड़ती है, संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। जितने भी दागी उम्मीदवार होते हैं, यानी जिन्होंने कोई ना कोई क्राइम किया है, उन सभी दागी उम्मीदवारों के द्वारा एक तरह का घोषणा पत्र या एक तरह का शपथ पत्र दिया जाता है। इसके अलावा जो शराब है, चाहे जो नशे वाले पदार्थ हैं, मीट है, अंडे हैं, इन सब का चुनाव में प्रयोग होने से रोका जाता है, लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों, आदर्श आचार संहिता के बारे में कहा जाता है कि इसके दरमियान जो भी मंत्री वगैरह होंगे, वो सरकारी खर्चे पे किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। चुनाव प्रचार में जितने भी मंत्री होंगे, जितने भी नेता होंगे, वो अपने निजी खर्च के हिसाब से अपना चुनावों की या उम्मीदवारों की अपना प्रचार प्रसार करेंगे। कहने का मतलब, जो हमारा आदर्श आचार संहिता होता है, इसके दरमियान एक निष्पक्ष चुनाव प्रचार अभियान चलाया जाता है। इसके द्वारा भारत का जो निर्वाचन आयोग है, वो यह दिखाना चाहता है कि हमारी जो आदर्श आचार संहिता है, ये आदर्श आचार संहिता है, किसी भी सत्ताधारी दल या गैर सत्ताधारी दल के साथ कोई भी विरोध नहीं करती है। दोस्तों, आदर्श आचार संहिता के दरमियान अक्सर जो उम्मीदवार वगैरह होते हैं, उन सबको अपने, जैसे हेलीपैड हो गया, मीटिंग ग्राउंड हो गया, चाहे कोई सी भी सरकारी मशीनरी वगैरह हो गया, इस सब के गलत दुरुपयोग पर, यानी गलत तरीके के उपयोग पर पूरी तरीके से इनका रोक लगाया जाता है। कोई भी एक खास आदमी, कोई भी खास पार्टी, कोई भी सत्ताधारी दल, कोई भी सियासी दल, चाहे वो गैर सत्ताधारी दल ही क्यों न हो, किसी भी मीटिंग ग्राउंड, हेलीपैड, डीटीसी वगैरह का दुरुपयोग नहीं करता है। जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू होती है दोस्तों, जितने भी भारत के सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो सभी सरकारी कर्मचारी चुनाव समाप्त होने तक वो भारत निर्वाचन आयोग के एक दायरे में आ जाते हैं। कहने का मतलब, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और चुनाव की तिथि लागू हो गई है, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, इस दरमियान जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाएंगे या जब तक आदर्श आचार संहिता खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक आप भारत निर्वाचन आयोग के तहत आप उनकी सीमाओं में काम करेंगे, आप उनके तहत जो रूल रेगुलेशन होंगे उनके तहत काम करेंगे। माना जाता है दोस्तों कि इस दरमियान अगर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन या इससे संबंधित किसी भी जानकारी अगर भारत निर्वाचन आयोग को मिलती है, तो वो आपके खिलाफ एक्शन कर सकती है, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है। दोस्तों, ये है हमारी आदर्श संहिता। इसके बारे में आपको बता दिया गया है कि पहले की आदर्श आचार संहिता क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी गई। फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, फिर इसका प्रयोग पहली बार कब किया गया, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इन सब चीजों की जानकारी आपको दे दी गई है। तो आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव के जैसे ही बिगुल बज चुके हैं, तो आज से और नतीजे आने के दिन तक पूरे भारत में आदर्श आचार संहिता लागू रहेंगे। हमारे सभी देश के जनता से, प्रशासन के लोगों से, या जितने भी हमारे राजनीतिक दल है, उनसे अनुरोध है कि आप इस आदर्श आचार संहिता का पूरे निष्ठा से इनका पालन करेंगे। जय हिंद।